नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। छठे चरण का लोकसभा चुनाव 25 तारीख यानी कल होना है और लगभग अब ये चुनाव अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। एक 7वां चरण 1 जून को होगा। छठे चरण में इस देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर का हरियाणा समेत 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 अति महत्वपूर्ण सीटें हैं पूर्वांचल की। अगर यहाँ देखा जाए तो ये 14 सीट हैं। इनमें पिछली दफ़ा 3 सीटों पर विपक्षी दल, विपक्षी गठबंधन मायावती और अखिलेश का था, वो चुनाव जीता था। बाकी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। और इसके बाद वाला जो चरण है, अगर उसको भी मिला लें तो टोटल पूर्वांचल की 27 सीटों में 7 विपक्ष के पास थी और बीजेपी के पास 20 सीटें थी। जबरदस्त जो स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। ये स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश में कायम रह पाएगा क्या? इसी तरह दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। क्या इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी अपना जो प्रदर्शन है 2019 वाला, क्या उसे दोहरा पाएगी? चुनाव प्रचार के अंतिम दौर तक, यहां तक कि मतदान से एक दिन पहले जहां 7वें चरण में चुनाव है, वहां से निशाना साधा गया। कब्रिस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान भी किया गया। और दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग कर डाली कि बुर्के वाली जो महिलाएं वोट डालने जाएंगी उनकी तस्दीक की जाए, बुर्के को चेक कराया जाए। इसको लेकर देश में बवंडर मचा। जो दिल्ली का जो प्रचार है वो इस मांग से और गर्मा गया। दिल्ली की चढ़ाई और बुर्के वाली लड़ाई इस पर हो गया। आपको याद होगा वो दृश्य, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक नई नवेली नेता हैं माधवी लता। उनको बाकायदे पूरे देश में उनके इंटरव्यू कराए गए। इस देश में एक महिला हार्डलाइनर हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने की उनको कोशिश की गई। दिल्ली बुलाकर शायद ही कोई मीडिया संस्थान हो जिसने माधवी लता का इंटरव्यू न किया हो। तेलंगाना से वो चुनाव लड़ रही है, ओवैसी की सीट से, हैदराबाद से, वहाँ मतदान हो चुका है। लेकिन माधवी लता के चेहरे को पूरे देश में एक हिंदू महिला नेता के रूप में, हार्डलाइनर के रूप में भुनाने की कोशिश की गई। कभी साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, निरंजन ज्योति ये काम किया करती थी। निरंजन ज्योति फतेहपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रही, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। माधवी लता को एक चरम हिंदुत्व का चेहरा, महिला चेहरा के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनका प्रयोग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और माधवी लता को उस चुनाव में खुद ही जो काम सुरक्षा कर्मियों का था, वो खुद ही वोटिंग के दौरान बुर्का हटाते नजर आई। उसको लेकर विरोध भी हुआ। उनका कहना था कि नहीं, कैंडिडेट का ये अधिकार है जो चुनाव लड़ता है। बुर्के वाली पॉलिटिक्स दिल्ली में भी कई जगह ये संदेह रहता है कि बुर्के में बहुत जो मतदाता नहीं होते वो वोट डाल देते हैं। ये अपने अपने तरीके हैं, सोच है। ओवैसी ने कहा कि ये वर्ग विशेष में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की बातें की जाती ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर पाए। और इस देश के सामने एक ऐसी सरकार ना आ पाए जो वास्तव में सही लोगों के द्वारा, उसका स्वरूप चुनाव में जब ज़्यादा लोग भाग लेंगे तो एक ऐसी सरकार निकल कर आएगी जिसे आप कह सकते हैं कि सभी लोगों की सरकार है। तो इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में ज़बरदस्त मेहनत की है। जेल से छूटने के बाद नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, वो खुद नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, 75 साल के हो जाएंगे, योगी जी बदल दिए जाएंगे, इस तरह के तमाम नैरेटिव। और अब दिल्ली वालों से कह रहे हैं कि एक वोट मुझे दे दो, ने मुझे जेल में डाल देंगे, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बेटा जेल में ही सड़ जाएगा। केजरीवाल सिंपैथी वोट चाहते हैं।
या फिर वास्तव में दिल्ली वाले केजरीवाल से सिंपैथी रखते हैं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज जो मंथन है उसमें मुख्य रूप से हम उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों में 5 हॉट सीट हैं जो बीजेपी के लिए गले की फांस बनी हुई हैं, उन 5 सीटों पर बात करेंगे। वो 5 सीटें कौन हैं? वो 5 सीटें हैं, सबसे हॉट सीट है जौनपुर। जौनपुर में कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, 40 साल तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद भाजपा में आए। कहा जाता है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, मोदी जी भी उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, मिलते हैं। उन्हें जौनपुर का टिकट देकर भेजा गया तो धनंजय की भ्रकुटी तन गई। धनंजय उसके बाद जेल गए, उनकी पत्नी को बसपा का टिकट मिला, बसपा का टिकट कटा, धनंजय बीजेपी के साथ में आए। लेकिन कहते हैं कि धनंजय अभी भी ये कह रहे हैं कि वो चुनाव बाद अपनी पार्टी बनाएंगे। तो जो पूर्वांचल का रण है बड़ा दिलचस्प है, और जौनपुर की जो हॉट सीट है वो वास्तव में बहुत हॉट है। मैं आज इस के न्यूज़ के मंच से सवाल उठा रहा हूं कि क्या किसी एक लोकसभा सीट पर दूसरे राज्यों से आए, दूसरे जिलों से आए 4-4.5 हजार लोग, नेता, जिनके पास उस जिले का मतदाता पहचान पत्र ना हो, वो वोटर वहां के ना हो, क्या वो वहां इकट्ठा रहकर किसी प्रत्याशी विशेष के लिए कैंपेन कर सकते हैं क्या? वो भी तब जब प्रचार का समय पूरा हो गया हो, खत्म हो गया हो। ऐसा हुआ जौनपुर में। बहुत सारी तस्वीरें हमने के न्यूज़ ने दिखाई। बहुत सारे पत्रकारों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमने तो देखा ही नहीं कि कहीं पुलिस नजर आई हो, कहीं चुनाव आयोग, कहीं पर्यवेक्षक, कहीं प्रेक्षक। यहां तक लोगों ने कहा कि प्रेक्षक तो महाराष्ट्र के हैं, जहां से कृपा शंकर सिंह आते हैं। बहुत सारे तरीके से बातें की गई, बहुत सारी चीजें हुई। दूसरे नंबर की सर्वाधिक जो हॉट सीट है प्रतापगढ़ है। संगमलाल गुप्ता, उनको भी कहा जाता है, या वो खुद कहते हैं कि भाई अमित शाह जी उनके एक फ़ोन कॉल पर हैं। उनको जब लगा कि वहाँ माजरा गड़बड़ है तो उन्होंने कहा कि एक तेली का बेटा क्या सांसद नहीं बन सकता, जब क्या लेडी सांसद हैं, विधायक रह चुके हैं, वो 19 में सांसद रह चुके हैं, वो हैं, मतलब अभी भी सांसद हैं वो। अनुप्रिया पटेल, मोदी की रैली के बाद अनुप्रिया पटेल को कहा गया कि भाई आपके लोग कहाँ हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। अनुप्रिया पटेल को कुछ रैलियां करने की जिम्मेदारी दी गई। एक रैली में उन्होंने राजा भैया को अनाप शनाप बोल दिया। उसके बाद प्रतापगढ़ से लेकर जौनपुर, मछली शहर, आसपास के 4-6 सीटों, यहाँ तक कि मिर्जापुर तक राजा भैया के लोग दौड़ पड़े अनुप्रिया पटेल के खिलाफ और बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए। अब जमीन पर कौन कितना वोटों का ठेकेदार है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसी तरीके से अगर आजमगढ़ की बात करें तो वहाँ यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, उपचुनाव हार गए थे वो। बहुत सारी चीज़ें। प्रयागराज में कुंवर रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो छठे चरण की जो हॉट सीटें हैं वो चुनाव और वहाँ करण बड़ा दिलचस्प है। ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। सियासी गलियारों में एक कहावत काफी प्रचलित है और जब भी देश में आम चुनाव आते हैं तब उसका जिक्र जरूर होता है। ये कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और इस कहावत को समझा जाए तो यही कहेंगे कि जिस भी पार्टी का यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर शानदार प्रदर्शन रहता है उसकी केंद्र में सरकार बनाने की संभावना बढ़ जाती है। ज्ञात हो कि उसी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जौनपुर लोकसभा सीट भी आती है जो आजकल बेहद चर्चा में बनी हुई है। ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसकी चर्चाएं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही शुरू हो जाती हैं। यूपी की 14 सीटों पर छठे चरण में चुनाव है और इस चरण में प्रत्याशियों की किस्मत लॉक हो जाएगी। ये चरण पूरी तरह से पूर्वांचल पर आधारित माना जा रहा है और पूर्वांचल की हॉट सीटों में गिनी जाने वाली जौनपुर सीट भी बेहद चर्चा में है। 14 सीटों में 5 सीटें काफी अहम हैं, जिसमें जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज शामिल हैं।
जौनपुर में सपा भाजपा के साथ ही त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बात पूर्वांचल की हो रही है तो राजा भैया का भी जिक्र कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच जुबानी जंग का असर चुनाव पर पड़ने के आसार हैं और अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया पर हमला भी कर चुकी हैं और अब चर्चा है कि राजा भैया उनके खिलाफ मिर्जापुर में भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो ऐसे में नजदीकी मुकाबले वाली इन सीटों पर सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मिर्जापुर में सर्वाधिक यानी कि 3.5 लाख पटेल मतदाता हैं, जबकि 90,000 क्षत्रिय हैं और इसी तरह 1.5 लाख ओबीसी व 1.5 लाख वैश्य मतदाता भी हैं। हालांकि छठे चरण में होने वाले चुनाव यानी कि 14 सीटों में बेहद कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें से क्षत्रिय वोटों पर सभी की पैनी नजर है। इसी के साथ ही साथ ओबीसी और कुर्मी वोटों पर भी सभी की नजर बनी हुई है। हालांकि मुकाबला किसी भी पार्टी के बीच में हो, निर्भरता जनता पर ही आ जाती है और सारी ही पिक्चर 4 जून को क्लियर हो जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब चुनाव बहुत दिलचस्प है और इसमें वोटिंग है। आज दिल्ली में बुरके वाली बात, यूपी में कब्रिस्तान की बात, एक बयान कब्रिस्तान को लेकर आया है, उसको भी जरा अगर सुन लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा सुनना। अगर आ गया हो तो हमारे साथी उसको सुना देंगे। पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चिपका देते थे, कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे, लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। और एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। अब इसमें किसी पड़ताल की जरूरत है क्या? साफ साफ योगी जी महाराज कह रहे हैं कि टोपी लगाकर 4 लोग पहुंच जाते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री खड़ी करने लगते थे। वो पैसा देवालयों में लगा रहे हैं, मंदिरों में लगा रहे हैं। क्या मतलब इसका? कल वोट पड़ने हैं, जो 7वें चरण की सीटें हैं वहां चुनाव प्रचार, इन बयानों से संधान छठे चरण को, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य हथियार ही है क्या? क्योंकि सारे नेता, कोई बुर्का, कोई कब्रिस्तान, लोग कह रहे थे, विपक्ष के लोग हमसे कह रहे थे कि भाई कब्रिस्तान भी अभी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान आ गया, हिंदू मुसलमान आ गया, बहुत सारे वो आ गए, लेकिन कब्रिस्तान नहीं आया। पीओके भी चल रहा है कि कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान आ गया। खैर, हर आदमी का अपना वो है, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी इस देश के लोगों को मान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग नाम की कोई चीज़ नहीं है इस देश में। अगर ये बयान कोई डिफर्मेटरी है तो चुनाव आयोग से मैं एडवांस में माफ़ी मांग ले रहा हूँ। मैं अग्रिम माफ़ी मांग रहा हूँ चुनाव आयोग से कि भाई जौनपुर में 4-4.5 हजार बाहरी व्यक्ति घुसा हुआ है, चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। मछली शहर के उम्मीदवार बीपी सरोज के खिलाफ अगर एक प्रधान संघ का नेता सुधीर सिंह विद्रोही अगर प्रचार करता है तो शाम को आज पुलिस उठाकर जेल में डाल देती। और सुधीर कह रहा है गला फाड़ फाड़ कर कि मुझे इसलिए बंद किया गया कि मैं उनके खिलाफ प्रचार कर रहा हूं। कहां चुनाव आयोग, कहां है प्रेक्षक? इससे पहले 19 में भी दिखते थे प्रेक्षक, इस बार नहीं दिख रहे। खैर, आयोग को प्रणाम। अवधेश पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद अवधेश। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चंचल आपका ये बहुत स्वागत। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को
बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक मनोज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मनोज भाई। और राघवेंद्र सिंह राजू पूर्वांचल का दौरा करके अभी अभी हमको लगता है थोड़ी देर पहले ही पहुंचे होंगे, क्योंकि जिस वक्त इनसे बात हो रही थी तो ये जौनपुर टू लखनऊ के रास्ते में थे। तो राघवेंद्र सिंह राजू मुस्कुरा रहे हैं। मछली शहर से जौनपुर से लेकर पूरा इलाका ये छान कर आए हैं, और जो भीड़ यहाँ तक कि जाम लग गया था, घंटों जाम रहा जौनपुर शाहगंज मार्ग, इतने लोग वहाँ पहुँच गए। कौन सा चुनाव हो रहा है? दिवाला लगा है, मेला लगा है, क्या हो रहा भाई? कुल मिलाकर स्थितियाँ ये देखने को मिल रही हैं। चर्चा की शुरुआत राघवेंद्र सिंह राजू से करूंगा। राघवेंद्र सिंह राजू, जरा बताइए क्या दृश्य है? जो हॉट सीटें हैं बीजेपी के लिए, उसमें जौनपुर एक नंबर पर मैं मानता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह अपने मित्र कृपाशंकर सिंह को जिताने के लिए वहां डेरा डाले हुए हैं। तमाम महाराष्ट्र का सारे दलों के नेता या तो शकल दिखाने पहुंचे हैं या चुनाव लड़वाने पहुंचे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिनका वहां का मतदान कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, लेकिन जुटे पड़े हैं। तमाम जगह, जो चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे रामपुर हो, होटल में छापे मारे पुलिस ने। विधायकों से पूछताछ की कि भाई कैसे आप घूम रहे हो। जौनपुर में किसी होटल में हमने नहीं सुना कि कोई चेकिंग हुई हो, ये कहाँ के लोग यहाँ आ गए। बहुत बड़ी तादाद राघवेंद्र राजू वहां पर है। नहीं दुर्गेन जी ये बात तो सच है आपकी कि 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जौनपुर में आगमन हुआ और प्रधानमंत्री की भी रैली हो गई, और इसके बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री भोपाल की भी रैली हुई, और इसके बाद आपने देखा हो कि हर डिप्टी सीएम की भी रैली हुई। तमाम कद्दावर मंत्री भी, मैनपुरी के कैबिनेट मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी, रायबरेली के जो भाजपा के प्रत्याशी भी रहे भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, और तमाम दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर है, और वहां के स्थानीय मंत्री भी हैं गिरीश यादव जी। जौनपुर जो है, और वहां पर 2 सीटें हैं, मछली शहर भी है, लेकिन सियासी पारा इसलिए गर्म था कि आपने लगातार देखा होगा कि पहले माननीय हमारी जो है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का बयान आया, इसके बाद आपने देखा कि अटावले जी ने भी उनके बयान का समर्थन किया, केंद्रीय मंत्री ने। फिर इसके बाद ओम प्रकाश राजभर भी कहने लगे, फिर इसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी कहने लगे, और इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप के बाद जो सियासी पारा गर्म था, खासतौर से छत्रप, और छत्रप में माननीय राजा भैया का कुछ भी हो, उनको ठीक है, उनकी पार्टी है, मैं मानता हूं कि 1995 में अपना दल भी वहीं बनी। भाई अपना दल के स्वर्गीय सोनेलाल जी एसाकाई ने अपनी पार्टी का निर्माण किया, और हमारे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी भाई राजा भैया ने भी बनाई। और राजा भैया ये मानते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो बसपा और कांग्रेस से बड़ी है। वो मानते हैं 2 विधायक, एक एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम सदस्य जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख है। तो एक सियासी पारा है, वो मानते हैं कि कम से कम ये 5-6 जिले, मिर्जापुर हुआ, प्रयागराज हुआ, भदोही हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, कौशाम्बी हुआ, सुल्तानपुर हुआ, जौनपुर हुआ, ये मानते हैं रायबरेली तक अमेठी, ये राजा भैया अपना मान के चलते हैं कि मेरा भी पूर्वांचल में। दुर्गेन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जितने भी छोटे दल आपको मिलेंगे, वो सारे, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे आप जो है आप देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव राजभर पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां छोटी हैं, चाहे अपना दल एस हो, चाहे पल्लवी पटेल की पार्टी हो, सारे लोग पूर्वांचल पे ही राजनीति करते हैं। और पूर्वांचल में इन 27 के साथ 6वें चरण में खासतौर से इनकी उपयोगिता है। अब इनका किले में कितनी इनके गढ़ को भेदने की बात जो चल रही है, देखिए ये निश्चित तौर पर है कि 27 में, मैं पूरे लोकसभा क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है, 27 में मैं कह सकता हूं 20 सीटों में बहुत बड़ी लड़ाई है। और जो बात आप उठा रहे थे उसमें, राघवेंद्र जी, ये 14 में क्या होगा? 27 में तो अगले चरण में हम लोग बात करेंगे। ये जो 14 है, इनमें क्या स्थिति लग रही है आपको? मैं तो मान रहा हूं कि 4-5 सीटों पर तगड़ा मामला है। 4 सीटों पर तो ये लग रहा है कि जैसे अब मान लीजिए जौनपुर में 2 हैं, तो एक तो मुझे लग रहा है कि जब माननीय हमारे देश के गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, सीधी कृपा शंकर के साथ जुड़ी हुई है, और जिस तरीके से दलीय सीमाएं छोड़ करके, ये अपने आप में एक अद्भुत संगम सा है दुर्गेन जी, कि जौनपुर में मैं समझ रहा हूं हर जो महाराष्ट्र या उधर जितने मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों से भी
उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनकी कृपा पर जो है लोग वहां पर आए और उनके साथ में तमाम पूर्व विधायक, तमाम लोग, तमाम हमने ऐसे पूर्व मंत्री, तमाम ऐसे लोग देखे और खास तौर से उत्तर भारतीयों माननीय हरवंश सिंह भी वहां 2 बार लोकसभा लड़े और यहाँ प्रतापगढ़ से वो सांसद रहे हैं 16वीं लोकसभा में। तो मैं देख रहा था उनके घर से लेके बाहर तक जितना बड़ा जमावड़ा लोगों का था और लोगों का मानना यह था ठीक बात है कि हम जो हम मानते हैं कि मैं उत्तर भारतीय हूं, 2 करोड़ लोग रहते हैं मुंबई में, लेकिन हम लोगों के गांव और आसपास सभी कोई कहता कि मेरा मछली शहर में है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जो आप अभी मछली शहर की बात कर रहे थे, बीपी सरोज जी भी एक अच्छे उद्योगपति हैं मुंबई के, वो वहां से लड़ रहे हैं। कृपा शंकर सिंह जी महाराष्ट्र की राजनीति में खासतौर से मुंबई में उत्तर भारतीयों में उनकी अच्छी पहचान रही। ठीक है राघवेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार जरा बीजेपी के नेता को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अवधेश पांडे बादल, मैं आपके पास आ रहा हूं। पांडे जी, ये बताइए कि जो पिछली दफा आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया था इस छठे चरण में, ज्यादातर सीटें आपके पास थी, एक पॉलिटिकल व्यक्ति के नाते कहीं लड़ाई है कि बिल्कुल वही स्थिति है कि उससे ऊपर स्थितियों में आप जा रहे हैं? क्या स्थिति आपको लग रही है? सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और एक अच्छी लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एक विशेष नहीं है, ना कोई हार्ड सीट है। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा मान करके चलती है और जो उसका कैंपेन है और उसका जो बूथ का मैनेजमेंट है उसके आधार पर वो धीरे धीरे चुनाव को आगे ले जा रही है। अब जब चुनाव प्रचार थम गया है, बूथ प्रबंधन का काम नीचे चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का आकलन है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें इस चरण की जीतने जा रही है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है तो नेता भी अधिक है, नेता अधिक है तो क्षेत्रों में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गठबंधन और जिसका असर 6वें चरण में 7वें चरण में विशेष रूप से है, उसका भी असर आपको दिखाई पड़ेगा। चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद जी हों, चाहे वो पी राजभर जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, और जयंत चौधरी जी का तो उतना प्रभाव नहीं, उनका पश्चिम में प्रभाव ज्यादा था, लेकिन इधर 3 जो हमारे सहयोगी दल है उनका विशेष प्रभाव है और उनके कार्यकर्ता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। पांडे जी, ये कहा जा रहा है कि आपके सहयोगी दल बैसाखी पर आ गए हैं, आपके सहयोगी दल बैसाखी पे आ गए, अपने अपने चुनाव, अपने बेटों का चुनाव, अपने बच्चों का चुनाव और अपना चुनाव बचाने में वो लगे हुए हैं और इसीलिए आपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। अब वो प्लान बी विपक्ष के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोगों को जेल भिजवा रहे हैं, लोगों को धमकवा रहे हैं। आपका एक प्लान बी ये भी है जो विपक्षी लोग कह रहे हैं, और एक प्लान बी ये है कि धनंजय जैसे लोग जिन्हें माफिया आप कहते थे उनको आपको लाना पड़ा, आप घुटनों के बल आ गए हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, विपक्षियों की घबराहट है कि उनके यहाँ तो आदमी इकट्ठा हो गए। धनंजय की धुलाई हो गई क्या? धनंजय को धो डाला आप लोगों ने, साफ करके टांग दिया बिल्कुल सुखा के। इनके यहाँ तो कई लोग सभाएं कर रहे हैं। ये जब घबराहट होती है नीचे तक तो ऊपर तक मैसेज जाता है और नेताओं के चेहरे पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। जो नीचे बूथ की आवाज है वो आप कौन सा लेंस लगा के देख रहे हो? हमको तो आपके नेताओं के चेहरे पर शिकन ज्यादा दिख रही है, आप पता नहीं कौन सा लेंस लगाए हुए हो। अगर आप जमीन पर गए होंगे, ग्राउंड जीरो पर गए होंगे तो आपको सच्चाई पता लग गई होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और भारतीय जनता हमें पता था नहीं सच्चाई कि जिसको माफिया कहते थे अब उसको साथ लेना पड़ा, ये सच्चाई है, स्वीकार कर लो पांडे महाराज, स्वीकार करो। जब वो लोग भाजपा के विरुद्ध रहते हैं तब वो लोग अच्छे हैं, जब वो लोग नहीं बिल्कुल नहीं, कभी अच्छे नहीं कहा किसी ने अच्छे नहीं कहा, कोई ये नहीं करेगा। वो कोई भले आदमी थोड़ी है धनंजय सिंह, ना वो क्षत्रिय नेता है ना भले आदमी है वो। नहीं, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो लोग इनकाउंटर में मरा हुआ मुलजिम है भाई वो धनंजय सिंह, इनकाउंटर में मर चुके वो, बाद में जीवित हो गए, बहुत सारे लोगों को जेल भिजवा दिया गया। मैं ये बात कह रहा हूं कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है तो उसको एक व्यक्ति का समर्थन महसूस करना चाहिए। उस व्यक्ति का आपसे इसलिए, देखिए पांडे जी, आपसे इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी चाल अच्छी, आपका चरित्र अच्छा, आपका चेहरा अच्छा,
भाई जिसका चाल चरित्र चेहरा अच्छा होगा ना, उसी से तो लोग उम्मीद करेंगे। सपा को तो आप ही लोग दिन रात पानी पी पी कहते हैं गुंडों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, और बहुत सारे लोग कहते हैं वो गुंडों की पार्टी। लेकिन आपका तो चाल चरित्र चेहरा अच्छा है, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छठवें चरण करण महाभीषण, बहुत जबरदस्त टक्कर देखने को कुछ सीटों पर मिल रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता से ब्रेक से पूर्व बात हो रही थी। उनका कहना था कि भाई जो लोग बीजेपी में जब आते हैं तभी विपक्ष को लगता है कि वो बदमाश है, माफिया है, गुंडे हैं। जब विपक्ष के साथ रहते हैं तो गुंडे माफिया नहीं होते हैं। चंचल यादव, ये सवाल बड़ा वाजिब है। अवधेश पांडे कह रहे हैं कि भाई आप लोग तमाम लोगों को, गुंडे मवालियों को भर्ती कर लो पार्टी में, तब कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं रहता। बीजेपी से क्यों उम्मीद करते हो भाई? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 14 सीटें हैं, कहीं मुकाबला कर भी पा रहे हो आपकी? क्लीन स्वीप इस बार भी है। आपके सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने के लिए बाकायदा ट्रेंड किया जाता है। आप बताइए, अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि जो बाहर रहते हैं तो गुंडे माफिया रहते हैं, हमारी पार्टी बाहर रहते तो सीधे रहते हैं, हमारी पार्टी में गुंडे माफिया रहते हैं। आप बताओ, मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी के लोग जो है, या भारतीय बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कम से कम ये टॉप 50 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दे, मालूम हो जाए कौन माफिया कौन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, इससे जरा उभरो, चुनाव पे आ जाओ, इससे उभरो, थोड़ा चुनाव पे आ जाओ। करण सिंह को टिकट देते हैं, जो अजय मिश्रा टेनी को टिकट देते हैं, जो आपने देखा होगा धनंजय सिंह को लाने के लिए प्रयासरत थे, बीएसपी का टिकट वापस करवाया, मुख्यमंत्री की 3 रैली, प्रधानमंत्री की भी रैली, उसके बाद भी इनको डर है। इसके अलावा मैं आता हूं प्रज्वल रेवन्ना, आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मंच शेयर करते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए बगल में जो एक सीट ये है जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात मैं कर रहा था कि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। तो ये पूरे के पूरे आप अगर चेक कर लो इनके भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, कितने सारे गुंडे माफियाओं को टिकट। और मैं दूसरी बात, जो मेन बात है, आप समझिए कि कितनी सारी धाराएं लगी हुई थी, वो सारी धाराएं वापस लेने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने। बाकायदा होड़ लग गई थी डिप्टी सीएम से लेकर के जो इनके और भी मंत्री हैं कि भाई मैं अपने मुकदमे सबसे पहले वापस ले लूं। आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे मुकदमे वापस ले लिए भाई। कई आंदोलन में मुकदमे लग गए होंगे, आप लोग बिल्कुल एक पकड़ के बैठते हो, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लोग वापस लेने का काम किया। अब मैं आता हूं बीजेपी का जो डर है। आज हालत यह है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है दुर्गेन जी की आज के समय में जो इस बात को डरा सहमा ना हो। हम लोग आए दिन 3-3, 4-4, 5-5 अंगना कर रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, ऑटोमेटिक तबियत खराब हो रही है, ऑन द स्पॉट गिर रहा है, आदमी मर जा रहा है। घाटों पे इतनी भीड़ लग गई है। इस सरकार ने, मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों की जान की कीमत लगाई है, जान की बाजी लगाई है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने चंदा खाने के लिए, आज पूरी दुनिया में चर्चा इस बात की है। आप सोचिए भ्रष्टाचार को लेकर के, अगर सीटों पे बात कर लो भाई, ये तो मंच से भाषण दे देना चंचल यादव, आजमगढ़ में भाषण दे देना मंच से। अब तो खैर वो भी समय नहीं बचा है। ये बताओ कि क्या स्थिति है, कहीं लड़बड़ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ हमें। एकदम मैं बताऊं, 14 सीटों पे कल जो चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी 0 है, 0। ये तो अति संयोक्ति है, अति संयोक्ति है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जनरल में जो गरीब है, मैं जहां गांव में बैठा हूं, हमारे एक गांव, हमारे पड़ोस के गांव के एक मिश्रा जी हैं, उनके यहां बैठा हूं, ये हर कोई परेशान है। आप सोचो इस बात को लेकर के कि आज हालत यह है कि हर आदमी को भी, इसी घर में हम लोग चर्चा हो रही थी, गैस सिलेंडर इनका महंगा है, बच्चे बेचारे 3-3 लड़के पढ़ाई लिखाई करके पढ़े हुए, घर में नौकरी नहीं है। आप सोचो आज इसी परिवार की बता दूं आपको समस्या, इनके घर में जो है अब कैसे परिवार चल रहा है, बमुश्किल से परिवार चल रहा है, हालत ये। लेकिन इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, कुछ भी नहीं है, बस केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी। प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश चुनाव होता है कहते हैं 400 में गैस सिलेंडर देंगे, राजस्थान में चुनाव होता है 400 गैस सिलेंडर देंगे, फिर अगले स्टेट में चुनाव होता है वहां कहते हैं 400 में देंगे, कहीं नहीं मिलने वाला है। इतने झूठे लोग हैं। आप सोचो स्मृति ईरानी जी का ले लो आप, उन्होंने क्या क्या 13 रुपए किलो चीनी देंगे। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी संस्थाओं से झूठ बोलते हैं, अब तो अकबक बोलने लगे हैं लोग। अभी बताइए प्रधानमंत्री जी कोई गंगा के तट पे जाके झूठ बोलता है क्या?
आदमी गंगा दर्शन करने जाता है, हमारे हिंदू धर्म की आस्था है। ये लोग पहले सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं। लेकिन गंगा के तट पे अगर कोई झूठ बोलता है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर मैंने पूरे जीवन में कभी भी मैंने हिंदू मुसलमान किया हो तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन संन्यास ले लूंगा। आप बताओ झूठ है कि नहीं? आज पूरे दुनिया के लोग प्रधानमंत्री जी के भाषण को मजाक में लेते हैं। कहाँ संन्यास, कहाँ भाई कहा क्या आप है? लोग अपने आप संन्यास दिलाए, प्रधानमंत्री को संन्यास दिलाए में बड़ा जोर है। अपना चुनाव नहीं लड़ रहे हो, मैं बताऊं, केवल प्रधानमंत्री संन्यास ले लें तो आप लोगों को मैदान मिल जाए खाली, इसमें इतना जोर है नहीं बता दूं। आपका। आदरणीय अमित शाह जी, सुन लीजिए, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां अपने साथियों को पहले भेज चुके हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, उसके भाई अलावा आपका अंतरराष्ट्रीय से मेहुल जरा प्रदेश में आ जाओ चंचल यादव। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, में आ रहा हूं, मैं लौटूंगा। मनोज मिश्रा जी के पास जाता हूं। मनोज जी, ये जो 14 सीटें हैं, पांडे जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, और चंचल यादव जिनकी तीनें मुझे लगता है सीटें रही थी पिछली बार, वो कह रहे हैं कि 14 जीत लेंगे। आप तो भ्रमण किए हो, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति दिख रही है आपको? इन जो 3 और 11 का जो समीकरण था पिछली बार, उससे इतर कुछ दिख रहा है? कुछ सीटें लड़ती दिख रही हैं या बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं? क्या स्थिति जमीन पर, क्या स्थिति नजर आ रही प्रथम दृष्टया? बाकी तो खैर जनता जनार्दन है, कल क्या करेगी पता नहीं। भाई हम विजिट करके, मिल करके, बात करके, चर्चा करके, अनुमान पर ही चर्चा कर सकते हैं कि छठे चरण कल 25 मई को जो वोटिंग होने जा रही 14 सीटों पर, तो ना तो 11 है ना तो 3 है। दावे करना चाहिए, इनका अधिकार है और करते भी रहे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन परिस्थितियां दुर्गेश जी बदली हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मेरे कहने का मतलब आते आते जिस तरीके से हम अब 2 चरण बचे हैं, उत्तर प्रदेश में 14 और 13, बाकी देश में 115 सीटों को चुनाव वोटिंग होनी बची हुई। स्थितियां बदली ये हैं कि 400 पार के नारे और 10 साल की सरकार, फिर बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें, और अभी पैनल पर ही आप सोचिए कि आपके सवाल थे और आपके सवाल पर जिस तरीके की बातें हो रही थी, माफियाओं को लेकर के, अभय सिंह से लेकर धनंजय सिंह, राकेश, में किस किस की बात करूं कि वही आदमी अगर आपकी पार्टी में नहीं होता तो कई हजार करोड़ का अपराधी, दोषी और बहुत सारी चीजें होती हैं, पर आपके साथ आ जाता तो चीजें सब ठीक ठाक हो जाती हैं। लेकिन जनता में दुर्गेश जी इस बार मुझे 19 और 14 जैसा माहौल नहीं दिख रहा, बल्कि जनता कुछ इतर सोच रही है। उत्तर प्रदेश में 2 मजबूत गठबंधन हुए थे 17 में और 19 में, लेकिन मुझे लगता है वो गठबंधन मंच पे रह गया, चाहे मायावती अखिलेश का हो, चाहे वो मायावती और राहुल गांधी का हो, अखिलेश और राहुल गांधी का हो। वो जमीन पर तक, बूथों तक, गांव तक लोगों को नहीं दिखा। और इसका परिणाम भी अखिलेश जी को इस तरीके से हुआ कि 0 से मायावती 10 पे पहुंच जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और चूंकि पूर्व में आपके किए गठबंधन और केहू की चीजें जब होती हैं तो बात उसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की बात मैं इसलिए कहूंगा कि चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे अनुप्रिया हो, उत्तर प्रदेश में उनका वजूद है। और क्षेत्रीय दल नहीं बल्कि उपजातियों के जो क्षेत्रीय दल बने बैठे हुए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट शेयरिंग से लेकर के बाकी सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, या भी आप चर्चा कर रहे थे मुसलमान पाकिस्तान, टोपी से लेके और कब्रिस्तान से लेकर के। कब्रिस्तान आ गया, आज ही आया मनोज भाई, आज ही आया, ताजा जी दुर्गेश, मुझे उम्मीद कम लग रही थी लेकिन आ गया आज। तो ये सब चीजें हमको, आपको पूर्व के चुनाव में सब कुछ सुनाई दी है और हम लोगों ने मंचों पे देखा है, शमशान में देखा है। लोग शमशान के बाद अब ये नहीं किए हैं, तो शमशान कब्रिस्तान पर हमने बड़ी लंबी डिबेट की आपके चैनल पे, बाकी और चैनलों पर। लेकिन जनता, मैंने कहा 14 में जब 80 में 73 आप जीतते हैं तो बहुत सारे लोगों को पार्टी के प्रत्याशियों को चेहरा नहीं आता, सिर्फ कमल और मोदी दिख रहे थे। 19 के चुनाव में पुलवामा से लेकर, राष्ट्रभक्ति से लेकर, देश को बचाने से लेकर और पाकिस्तान पे चढ़ाई से लेकर के, घर की महिलाएं जिससे सब्जी काटती उसको तलवार महसूस कर रही थी और वो भी जंग लड़ने को तैयार थी। वो जोश, वो जज्बा भर दिया गया था। पर 24 में ये जो 2 युवराज या 2 साहबजादे की बात कर लें, ये कुछ करे नहीं करे, मुझे लगता है इनके समझ में नहीं आ रहा, पर जनता की समझ में दुर्गेश भाई बातें आ गई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी
आने वाले कल के जो, चूंकि मुझे वोट देने जाना फूलपुर, बाकी तो मैं जौनपुर जिले के बाकी क्षेत्रों में रहूंगा, कई लोग हैं जिनके साथ चुनाव में, लेकिन फूलपुर का जिक्र इसलिए किया कि मेरा लोकसभा क्षेत्र वही है, मैं वोटर हूं वहां का जी। पर मैं उसी की बात बता दूं आपको 10 सेकंड में। रामभोजन पटेल से लेकर देश की आजादी से लेकर अगर हम 2-4 लोगों का नाम हटा दें तो जातिगत आंकड़ों में पटेल बहुल क्षेत्र है और वहां सीटें हमेशा जीतते रहे, अगर अतीक को और करवरिया को या पंडित नेहरू को हटा दे तो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, अगर हम बात करते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत तरीके की बात करते हैं। जौनपुर में भी आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी भीड़, बहुत सारे हजारों लोग वहां के दिल्ली बॉम्बे से पड़े हुए हैं, क्योंकि कृपा भाई के बड़ा नेटवर्क है, बड़े संपर्क में है, लेकिन वो मछली शहर के वोटर है और जौनपुर में कैंप किए हुए हैं। मेनका गांधी को आप देखिए, सोनू सिंह मोनू सिंह के आने के बाद मेनका गांधी देखिए, वरुण गांधी की आप रैली देखिए या उनका संबोधन देख लीजिए। तो कल होने वाला जो वोटिंग है 14, मैं फिर कहूंगा कि बहुत प्रभाव डालने वाला है, बहुत असर डालने वाला है, और कोई भी ऐसी सीट दुर्गेंद्र भाई नहीं है किसी भी पार्टी के लिए जिस पर कांटे की और कड़ी टक्कर की बात नहीं। और मेनका गांधी बहुत लंबे मार्जिन जी। से नहीं जीती थी मनोज जी, पिछले बार बहुत लंबा मार्जिन नहीं था जीत का उनका। देखिए दुर्गेंद्र भाई, ऐसा है ना, मैंने जो इसीलिए बीच में एक बात आपको कही थी, जब 80 में 73 आप जीतते हैं ना, तो 99% से जब पास आउट होते हैं तो चेहरा नहीं दिखता, वोट का बहुत बड़ा परसेंटेज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। जब 273 आपको देश मिलता तो 72-73 तो हम ही चुन के दिए थे यूपी से। तो इसलिए जब टक्कर होती है और कांटे की टक्कर होती है, सामने वाला प्रतिद्वंदी, और जातियां भूल नहीं सकते, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप पूर्वांचल में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जातीय उपजाति समीकरण, कैंडिडेटों को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के ध्रुवीकरण दिखेगा। वो चाहे बस्ती की बात कर ले। जी कुछ कह रहे थे आप? जी बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। तो मेरा दुर्गेंद्र भाई वही कहना है कि ये 14 सीटों के अगर आंकड़ों पे आप जाएंगे, पुराने आंकड़ों पे जाएंगे, मौजूदा कैंडिडेट पे जाएंगे, तो मिर्जापुर से लेके भदोही से लेके प्रयागराज से लेकर के आप जिन जिन सीटों की बात कर लिए, जौनपुर से ले है, तो ये इन सब सीटों का अपने लोकल एक समीकरण है, जातिगत समीकरण है, और इनकार नहीं कर सकते कि मोदी और योगी के प्रभाव के साथ साथ इस बार अखिलेश और राहुल का प्रभाव भी हर सीटों पे जनता की वजह से दिख रहा है। इसमें मैं राहुल और अखिलेश को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता। जी ठीक बात है। ब्रजेंद्र प्रताप, ये जो चुनावी रथ है, बीजेपी तो कह रही है कि बिल्कुल 5 चरणों में ही हम 315 पहुंच गए हैं। खैर, अपने अपने दावे हैं। एक बार लालू प्रसाद यादव से किसी ने पूछा था कि भाई आप चुनाव बुरी तरह हार रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है, तो लालू ने जानते हैं क्या कहा था? लालू ने कहा था कि भाई हमें पता है हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो, बीच चुनाव में हम कह दें कि हम चुनाव हार रहे हैं तो झंडा उठाने वाला भी नहीं बचेगा कोई। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें दोनों पक्षों से इस तरह कही जाती हैं, जो दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। मेरा कहने का आशा ये बिल्कुल नहीं कि कौन झंडा उठाने के लिए बचेगा कौन नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों मोर्चे बड़े तगड़े हैं। हाँ, जिस विपक्षी मोर्चे को हम लोग मानते थे, खासतौर पर पत्रकार मित्र जरूर मानते थे, और हम देखते हैं सुबह से चैनल सुपारी लेके जुड़ जाते हैं, दै दनादन दै दनादन दै दनादन दै दना शाम तक। अखबारों के हेडलाइन आप देखिए। ब्रजेंद्र प्रताप, क्या स्थिति इन 14 सीटों में देख पा रहे हैं? और जाति समीकरण, जैसा मनोज जी ने कहा, जैसे मेनका गांधी की बात की कि वरुण गांधी पूरे चुनाव में अवतरित नहीं हुए, लेकिन सोनू सिंह मोनू सिंह एंड कंपनी जैसे सपा में शामिल हुई, वैसे ही वो अवतरित हुए और उनको जोर लगाना पड़ा, क्योंकि मेनका गांधी बहुत कम वोटों से जीती थी। और जो बेल्ट है, कुर्मी मतदाता, ओबीसी, क्षत्रिय, ये क्या गणित है? कैसे देख रहे हैं इसको, किस तरह कन्वर्ट होते, कहाँ किस ओर? दुर्गेन जी, पूर्वांचल का ये जो चुनाव है जी, हम लगातार आपको कह रहे हैं कि ये जो आप 14 सीटों की बात कर रहे हैं, यहाँ माफिया है, बंबई है, यहाँ सब के सब बंबई से आए। कृपा शंकर सिंह के यहाँ केवल भीड़ नहीं है, संगम लाल गुप्ता के यहाँ भी भीड़ है, जौनपुर में भी भीड़ है, और मिर्जापुर में भी बंबई के सेंट पड़े हुए हैं। सवाल इन सब का नहीं है, ये लोग आए हैं वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवासी पड़े हुए हैं क्षेत्रों में, समाजवादी पार्टी के भी पड़े हैं। आप देखिए कि जो जातियों का चुनाव है पूर्वांचल में, भारतीय जनता पार्टी ने जातियों को ही अपने साथ जोड़ा था, निषाद, राजभर और पटेल जी, दलों के नेताओं को भी जोड़ा था। और ये दल चलाने वाले कौन हैं? निषाद भी
ओम प्रकाश राजभर भी और अनुप्रिया पटेल भी। ये तीनों जातियां छोटी छोटी, हर इन 14 सीटों में ये जातियां हैं। कहीं कर पटेल है, कहीं राजभर है, कहीं नोनिया है, कहीं निषाद है, ये सब के सब हैं। लेकिन ये जो अखिलेश और राहुल की जोड़ी है, इस जोड़ी ने इस बार इस चुनाव को, या यूं कह लीजिए कि जनता जो समझदार हुई है, जागी है थोड़ी सी, उसने इस चुनाव में संविधान खतरे में है ये जो बात आई, आरक्षण खतरे में है ये जो बात आई, इसके कारण ये जो राजभर थे, पटेल थे, नोनिया थे, निषाद थे, ये ओबीसी में बदल गए। ये ओबीसी में बदल गए। ये अब अनुप्रिया पटेल के कब्जे में नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर के कब्जे में नहीं है, ये निषाद, ये संजय चौहान, नोनिया उनके साथ नहीं है। ये जो सहयोगी भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में लेकर चल रही थी, इनके आकलन में इनको धोखा हुआ। संघ ये लगातार रिपोर्ट दे रहा था कि ये जो सहयोगी दल है, इनकी प्रतिष्ठा, इनके प्रति उनकी जाति का भरोसा गिर गया है। और इन दलों को लगातार, सारे साथियों से कह रहा हूं, पांडे जी और चंचल यादव जी, आप दोनों लोगों को भी, कि ये जो दल हैं, छोटे दल, ये कहीं विजय मिश्रा से पैसा लेते हैं, ये कहीं बबलू श्रीवास्तव से लेते हैं, ये कहीं अतीक अहमद से लेते हैं, ये धनंजय सिंह से लेते हैं, ये विनीत सिंह से लेते हैं, मुख्तार से भी, ये सब। जी, मुख्तार से भी लिया। मुख्तार से लिया, और मुख्तार ने अपने बेटे को विधायक भी बनाए। मुख्तार, अतीक, ब्रजेश श्रीवास्तव, जिनका भी आप नाम ले सकते हैं, हर माफिया ने इन छोटे दलों को फंड किया है। और इन्हीं के फंड से पलने वाले जो दल हैं, जब ये सौदागिरी करने लगे, बिरादरी में ये नंगे हो गए, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने इनका मूल्यांकन करना समय पर नहीं शुरू किया। संघ ने यह काम किया। उसी का नतीजा आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को लड़ा रही है, लेकिन ये जो हारते हुए लोग हैं, अपने वोटों को बचाने वाले लोग, ये प्रतापगढ़ में आते तो राजा को गाली देते हैं। अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह को चिढ़ाती हैं, केशव मौर्य प्रयागराज में चिढ़ाते हैं, और अपना दल का उसका जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, संगम लाल गुप्ता, वो शाम को ही राजा से माफी मांगने का वीडियो जारी करते हैं। आपने देखा होगा, शाम को ही रघुराज प्रताप सिंह को हिंदू हृदय सम्राट, राम भक्त बताने का वीडियो संगम लाल गुप्ता का जारी है। प्रत्याशी जान रहा है कि हालात कैसे हैं प्रतापगढ़ में, संगम लाल गुप्ता जान रहे हैं कि हालात बहुत विकट हैं, उन्होंने तुरंत राजा से माफी मांगी। लेकिन अनुप्रिया पटेल, राजा को गाली देने का फायदा होगा अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर में, जहां उनके साथ से पटेल खिसक रहा है, तो वो राजा को गाली देकर 80,000 छत्री है, वहां बहुत ज्यादा नहीं है, वो ये कहना चाहती हैं, ये बता रही हैं कि नहीं, पटेलों की बेटी राजा से लड़ रही है, सामंतवाद से लड़ रही है, अब मेरे साथ खड़े रहो। क्योंकि वहां जो पटेल है, वो पटेल नहीं रह गया, वो ओबीसी हो गया है। राजभर नहीं रह गया, वो ओबीसी हो गया है। ये जो निषाद है, ये ओबीसी हो गया है। संजय निषाद को बिरादरी के लोगों ने पीटा, बिरादरी के लोगों ने बारात में पीटा। खबर चलाई, राजभर के लड़के को हाथ जोड़कर पब्लिक में माफी मांगनी पड़ी। तो ये भाजपा की जो 3 बैसाखियां थी, ये बैसाखियां बिल्कुल अपनी जमीन खो चुकी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बी प्लान पर काम कर रही है। वो रघुराज प्रताप सिंह को भी साथ लाना चाहती है, वो धनंजय को भी साथ ले आई है, वो विनीत सिंह को भी साथ लाना चाहते हैं, वो कृपा शंकर सिंह के जरिए ठाकुरों को मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, छत्री हमारे साथ है, छत्री नाराज नहीं है। ये शुद्ध चुनाव भारतीय जनता पार्टी का इन 14 सीटों पर, समाजवादी पार्टी का ये शुद्ध चुनाव जातियों पर आ गया है। और जातियों के विमर्श में सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियां यहां पर हैं, क्षत्रिय और दूसरी बिरादरियां। ललितेश त्रिपाठी एक इकलौते आदमी है भदोही में, जो ममता बनर्जी के प्रत्याशी हैं। ममता बनर्जी की पार्टी से वो भदोही का चुनाव लड़ रहे हैं। वहां विजय मिश्रा बड़े माफिया थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद का टिकट काट दिया, उसको मिर्जापुर भेज दिया, रमेश बिन। सिर्फ जाति गुणागणित करने के बाद पूर्वांचल में मैदान मारने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कर रहे हैं, यही कोशिश योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जातियां इस बार चुनाव तय करेंगी। और इलाहाबाद और फूलपुर में, जहां मिश्रा जी कह रहे थे, पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है। इलाहाबाद में कई लाख नौजवान परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए रहता है। वो छात्र संघ का चुनाव भी लड़ता है दुर्गेन जी, तो नौकरी नहीं मांगता है।
वो जानता है कि आरक्षण कहाँ खत्म हो रहा है, वो जानता है कि लेटरल एंट्री में कैसे काम हो रहा है, वो जान रहा है कि इस बार कैसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और आरक्षण खत्म होने जा रहा है। वो देख रहा है कि 69,000 भर्तियां नहीं हो पाई, वो देख रहा है कि पुलिस भर्ती नहीं हो पाई। तो नौजवानों को आप, नौजवान जो आक्रोश है, उस नौजवानों के आक्रोश को अगर अखिलेश और राहुल अपने साथ ले गए, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उनको मंदिर के नाम पर अपने साथ जोड़ सके, यही चुनौतियां और यही चैलेंज यहां चल रहा है। कल सुबह जो मतदान होने जा रहा है वो शुद्ध और शुद्ध जातियों के समीकरण के बीच में जातियों की खिचड़ी बनी हुई है। हर आदमी अपनी ब्रजेंद्र, जाति आपने को बड़ी अपने महत्वपूर्ण साथ बात कही, जोड़कर, ब्रजेंद्र बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये जो जातियां हैं ये सब ओबीसी हो गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इस समय देश ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा ओबीसी नेता है। ओबीसी नेता है ना, तभी तो उनके एक प्रत्याशी ने चिल्लाकर कहा कि मैं तेली हूं। मंच पर कहना पड़ा कि राजा जीतेंगे, तेली हूं, मैं तेली हूं, यही तो मोदी कहना से बड़ा पड़ा। चेहरा तो ओबीसी है नहीं किसी के पास। प्रधानमंत्री के ही प्रत्याशी को, प्रधानमंत्री की बिरादरी के प्रत्याशी हैं, कह रहे हैं मैं तेली हूं, मुझको जिताओ, रोना पड़ रहा है। बात दुर्गेंद्र जी ये है कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब वो ओबीसी नहीं थे। 2024 के पहले उनको ओबीसी बताया गया। 2019 में वो लगने लगा था कि हाँ हाँ भाई ओबीसी हैं, ओबीसी हैं। ये बात खुलकर उन्होंने कही कि पिछड़ों का आरक्षण नरेंद्र मोदी के रहते जा नहीं सकता। तो ये बात कहनी क्यों पड़ रही है? मोहन भागवत संघ के जो प्रमुख हैं उनकी बात दूसरी आती है। बार बार नरेंद्र मोदी जी को तो सफाई अपने ही लोगों के कारण देनी पड़ती है। ठीक है ब्रजेंद्र, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को शामिल कर लेता हूं। पांडे जी, कहीं विपक्ष ये नैरेटिव नीचे तक बनाने में कामयाब होता दिख रहा है क्या कि भाई ये आरक्षण को छीन लेंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, नौकरियां जब सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र बचेगा नहीं तो कहाँ आरक्षण लोगे? क्या ये चीज़ें जिसको आप लोग कहते हैं कि अखिलेश और राहुल युवाओं को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ें हो रही क्या? इन्होंने 2014 में, 2019 में और अब 2024 में इनके सारे लोगों के भाषण सुन लीजिए तो वही बात ये लगातार रिपीट कर रहे हैं। और वही पिक्चर इन्होंने उत्तर प्रदेश में फिर से लगाई है, 2 युवाओं की जो एक बार सुपर फ्लॉप हुई है, वही बातें फिर से कह रहे हैं। अब इस बीच पश्चिम बंगाल का कितना ज्वलंत मुद्दा आया है जिसमें मुस्लिमों को इन लोगों ने पिछड़ी जातियों में घुसड़े आरक्षण दिया, और जब कोर्ट का निर्णय आया तो चुने हुए मुख्यमंत्री इस देश के कहते हैं कि मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानती। ये किस प्रकार से लोगों के बयान आ रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पिछड़े जातियों के आरक्षण पर किसने डाका डाला है, ये सर्वविदित है। तो इनके रटे रटाए भाषण है 2014, 2019, 2024 में, और वो लोग इसको बोल रहे हैं। पांडे जी, माफी के साथ में मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आपके भी तो वही रटे रटाए भाषण हैं। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं आप लोग 10 साल में। अभी भी आपको आरक्षण दिख रहा है। हम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं लगातार। अरे कहां, किस मंच पे सम्मान निधि की बात कर रहे हो भाई? किसी मंच पे सम्मान निधि की बात नहीं कर रहे हो। जो आपका युवा विमर्श था, युवा मंचों से गायब है भैया। कहां युवा पे? आपके प्रधानमंत्री, आपके नेता, हमारे प्रधानमंत्री युवाओं की बात अब कहां कर रहे हैं इस चुनाव में? किसी भी मंच पर आप दिखा दीजिए अगर युवा की बात की हो। आपने 1 घंटे की डिबेट में मुझे 3 मिनट अभी तक दिया है। आप ले लीजिए, 6 मिनट ले लीजिए, 6 मिनट लीजिए। एक बार पूरा भाई साहब, मैं तो आपसे भी कम बोला हूँ। सुनिए चंचल यादव, जरा इनको 2-3 मिनट और दे दीजिए अपने हिस्से वाले। पांडे जी बोलिए। मैं अपनी बात रख दूं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फैजाबाद, बनारस, लखनऊ की कचहरी में बम विस्फोट हुआ। आतंकवादियों के मुकदमा वापस लेने की सार्वजनिक घोषणा हुई और न्यायालय ने कहा कि आज तो आप आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे हैं, कल इन्हें पद्मश्री देंगे, पद्म भूषण देंगे। किसने इस बात को कहा था आतंकवादियों के मुकदमा वापस लेने के? आज ये ऑन रिकॉर्ड बात है, इसके दस्तावेजी साक्ष्य है। कौन नहीं जानता कि अतीक अहमद के आधार पर, आजम खान के आधार पर, मुख्तार अंसारी के आधार पर, अरे भाई 10 साल में क्या किए हो आप, उसके ऊपर वोट मांग लो। 10-10, 20-20 जिले चलाए जाते थे। 4-5 जिले ऐसे थे जो केवल वीआईपी थे। बिजली चली जाती थी, ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 15 दिन लगते थे ट्रांसफार्मर को ठीक कराने में, फिर से ट्रांसफार्मर लगाने में।
क्या स्थिति थी बिजली की। और वहीं पर जब निर्णय हुआ कि कब्रिस्तान की बाउंड्री हम बनाएंगे, निर्णय किया कि सभी थानों में मुस्लिम कांस्टेबल की नियुक्ति हम करेंगे, निर्णय हुआ कि हम कन्या विद्याधर्म में केवल एक धर्म की बेटियों को लाभ देंगे, दूसरे को वंचित करेंगे। जब इस प्रकार के निर्णय होंगे तो इतिहास की समीक्षा होगी और उसकी बात भी होगी। पांडे जी, ये पूरा सारा चुनाव काम इतिहास जो में ही है, लड़ोगे, समाजवादी वर्तमान और पार्टी की भूगोल के हिसाब से लड़ लो भाई। किया है। आप दुर्गेन जी, चाहते मुझे हैं समझिए तो प्लीज। आप ही करें, उसकी चर्चा भी ना हो। अरे उन्होंने अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाया तो उसकी चर्चा होगी। उन्होंने मुजफ्फरनगर में कांड किया, रामपुर तिराहा का कांड हुआ, अनेक जिलों में कर्फ्यू लगे, दंगे हुए, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, उसकी बात क्यों नहीं होगी। आज जब दुर्गेन उत्तर जी प्रदेश प्लीज समझिए, अब हो गया समय इनका, मुझे समझिए प्लीज। नहीं नहीं, बोलने दो, 1 मिनट और बोलने दो इनको। बिजली मिल रही है, आधा है, बोलने दो। अरे वही बात करेंगे, झूठ बोलने का काम करते हैं। जा रहे हैं तो इसकी चर्चा के सापेक्ष ठीक है पांडे जी, करते हैं तो क्यों नहीं इसकी चर्चा होगी। ठीक है पांडे जी, ममता बनर्जी, ठीक है पांडे जी। बताओ भाई चंचल यादव, जल्दी से, केवल 20 सेकंड दे रहा हूं। पांडे जी आरोप लगा चुके कि उन्हें 3 मिनट मिला है। सुनिए दुर्गेन जी शांत तो करा दिए। दुर्गेन जी, मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपने 4-5 मिनट के स्पीच में एक बार भी इन्होंने बोला 10 साल में आपने क्या किया है। प्रधानमंत्री जी 60 साल बनाम 60 महीने मांग के जनता के बीच में आए थे। अब वो ना तो नोटबंदी की चर्चा करते हैं, ना जीएसटी की चर्चा करते हैं, ना कालाधन की बात करते हैं, ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ बोलना नहीं चाहते। अब वो क्या करते हैं, आपकी भैंस चोरी कर लेगी, आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, और वो पाकिस्तान की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, अजान की बात करते हैं। ठीक है, महंगाई की बात करो और भ्रष्टाचार की बात करो। सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी अपने बगल में बैठाते हैं। चंचल यादव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे, बोलिए ब्रजेंद्र बोलिए। चंचल यादव रोक रहा हूं आपको, ब्रजेंद्र प्रताप बोलिए। इन्होंने बिजली की बात की, इन्होंने बिजली की बात की, आपको याद होगा बिजली की जो बात की। आप इनसे पूछिए पिछले 8 सालों में, 10 सालों में, जो 7 साल इनको हो गया, सेंटर को हो गया, आप बताओ तो एक भी कोई कारखाना लगाया यूपी में, आप एक भी कोई प्लांट लगाया आपने? ठीक है, लेकिन झांसेबाजी जुमलेबाजी क्या आपका सवाल आ गया। ठीक है ब्रजेंद्र बोलिए। काम किया है, एक भी पावर प्लांट कहीं लगाया हो आप मुझे बता दो। समाजवादी सरकार में अरे ठीक है भाई, रुक जाओ। चंचल यादव रुको भाई, रुको, चंचल यादव रुकिए। हाँ ब्रजेंद्र बोलो। मैं दोनों साथियों से कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष को अपने काम पर और विपक्ष को अपनी योजनाओं पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन पांडे साहब एक बात जो कह रहे थे, मैं उस पर थोड़ी आपत्ति कर रहा हूं कि जो ये हाईकोर्ट के जज हैं, ये जो अपनी टिप्पणियां करते हैं फैसला देते समय, इन टिप्पणियों को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। उसमें अखिलेश यादव की सरकार ने आतंकियों का मुकदमा वापस लेने की चिट्ठी लिखी थी, ये बिल्कुल सच है, लेकिन उसमें और टिप्पणी कोई हाईकोर्ट के जज की नहीं थी। तीसरी बात, ये जो जजों की टिप्पणियां होती मौखिक, ये जो लोग कभी भी उनको दर्ज नहीं करते लिख पढ़कर। आप देखिए पश्चिम बंगाल में एक उपाध्याय, गंगोपाध्याय हैं, जस्टिस, वो इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जजों की मौखिक टिप्पणियों को राजनीति में इस्तेमाल करना अपने अपने समय के हिसाब से होता रहता है। बस मुकदमे वापस लेने की घोषणा हुई थी, नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। क्या ये देश विरोधी काम है, नहीं है? पांडे जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हाईकोर्ट के जस्टिस की जो टिप्पणियां हैं वो बदलती रहती हैं अपने अपने प्रभाव के हिसाब से, बस इतना कहना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया पांडे जी, चंचल यादव, ब्रजेंद्र प्रताप आपका धन्यवाद, राघवेंद्र राजू और मनोज मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना स्नेह देते हैं। दावे अलग अलग हैं, विश्लेषकों का मत भी अलग अलग है, बहुत सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन अंत में जो चुनाव सिमटता मुझे दिख रहा है वो जातियों का जंजाल है, और एक कोशिश है कि ये जातियां हिंदू वाले खांचे में फिट हो जाएं। अब देखना है कि जो छठे चरण का चुनाव होना है कल, ये किस खांचे में जाता है। जातीय खांचे में फिट रहता है, या हिंदुत्व पर लड़ा जाता है, या प्रधानमंत्री के काम पर उन्हें वोट मिलते हैं, या राहुल और अखिलेश के वादे पर उन्हें वोट मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।